नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भाषाओं में संविधान की, संस्कृत और मैथिली में भारतीय संविधान के अनुवाद की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि हाल ही में संविधान दिवस के मौके पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैथिली और संस्कृत भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान की प्रतियां जारी की। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस ऐतिहासिक मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी सहित विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया और एक सिक्का भी। मैथिली और संस्कृत में भारतीय संविधान का अनुवाद एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मुद्दा आपका में भाषाओं में संविधान से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। राज्यसभा के सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। भीम सिंह जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी निखिलेश झा जी से। निखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत डॉक्टर भीम सिंह जी मैं आपसे करूँगा। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैथिली और संस्कृत भाषा में संविधान का अनुवाद, इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके पीछे जिन गणमान्य व्यक्तियों का हाथ है, खासतौर से तो प्रधानमंत्री जी का ही हाथ रहा होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत के संविधान की प्रतियां अब मैथिली और संस्कृत में भी उपलब्ध हो गई। ये देखिए, संस्कृत हमारी देव भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है, लेकिन इस जननी भाषा में संविधान हो, ऐसा होने में 75 साल लग गया जी। ये कितने दुखद बात है। और संस्कृत सभी चीज़ों में अग्रणी है। हमारा देश जो विश्व गुरु था, अपने साहित्य के कारण वो सारे साहित्य संस्कृत में हैं। वेद हैं, उपनिषद हैं या अन्य शास्त्र हैं। वैदिक गणित भी संस्कृत में है जी। लेकिन ये संस्कृत उपेक्षित रही और इसकी उपेक्षा जो सल्तनत काल में शुरू हुई, मुगलों से होते हुए, अंग्रेज़ों से होते हुए, आज़ादी के बाद जो सरकार बनी उसके शासन काल में भी बनी रही। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो अपना व्यक्तिगत बात का बताना चाहूँगा कि जब मैं राज्यसभा में सदस्य बना तो मैंने शपथ भी संस्कृत में ही लिया है जी। और शायद मैं ऐसा करने वाला इस बार पहला ही राज्यसभा सदस्य हूँ। पहले हुआ होगा तो नहीं जानते, लेकिन और मैथिली भी प्राचीन भाषा है। इसका साहित्य भी बहुत विशद है, पुरानी भाषा। 12वीं शताब्दी में वर्ण रत्नाकर नाम का साहित्य की रचना हुई। विद्यापति जी इसके कवि हैं जी। कितने कोमल कवि हैं। इसका अपना लिपि, इसकी अपनी लिपि भी थी, मिथिलाक्षर, लेकिन कालक्रम में वो लिपि गौण पड़ गई और अब देवनागरी को अपना लिया। तो भाषा के लिए जो लिपि होनी चाहिए, जो अपना भाषा की पुस्तकें होनी चाहिए, समृद्ध साहित्य है इसका। तो ये दोनों चीज़ों में हमारे सरकार ने और मौजूदा हमारे राष्ट्रपति जी ने ये बड़ा ही उत्तम काम किया है। इसे मैथिली भाषियों और हिंदुस्तान में सारे लोगों में संस्कृत को लेकर बड़ा ही उत्साह है जी। संस्कृत भारतीय एकता का परिचायक है। जिस तरह से तीर्थ हमारे एकता के परिचायक हैं, हम अगर बिहार के हैं और हम तिरुपति जाते हैं, अगर तिरुपति मंदिर नहीं हो तो शायद हम नहीं जाएं जी। अगर कोई हैदराबाद का लोग वैष्णो देवी जा रहा है तो हो सकता है कि वैष्णो देवी जी नहीं होती, तो हो सकता है कि नहीं जाता। तीर्थ राष्ट्रीय एकता को जोड़ते हैं जी। इसी तरह से भाषा भी। देखिए, हम हिंदी भाषी हैं और तमिल भाषी लोग हैं, लेकिन जब पूजा करते हैं तो संस्कृत श्लोकों का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत
तो राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली भाषा है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं भाषाओं में संविधान की। निखिलेश जी, आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं, क्योंकि मुद्दा मैथिली के विकास का भी है, संस्कृत के विकास का भी है, और 75 वर्षों की जो हमारी संविधान की यात्रा रही है उसमें भारतीय भाषाओं को फलने फूलने का अवसर मिले, उनका विकास हो। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अलग अलग मंचों से समय समय पर जोर देते रहे हैं और सरकार ने इस दिशा में काम भी किया, पूर्व की सरकारों ने भी इस दिशा में काम किया। आप कैसे इस पहलू को देखते हैं, इस यात्रा को भाषाई दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? जी, जैसा डॉक्टर भीम सिंह जी ने कहा कि सच में देर काफ़ी हो गई है, क्योंकि 8 शेड्यूल में हमारे 22 भाषाएं हैं, तो संस्कृत और मैथिली ये लास्ट सबसे अंत में भाषाएं जिसमें संविधान का विमोचन हुआ, इनका अनुवाद हुआ है। तो ये तो बहुत लॉन्ग अवेटेड था, और ये बात सही है कि संस्कृत एक बहुत ही रिच लैंग्वेज है, और कई भाषाओं की, ये भारतीय भाषाओं की जननी नहीं है, इंडो यूरोपियन भाषाओं की, जैसे लैटिन, जर्मन, सब भाषाओं में संस्कृत से इसके शब्द लिए गए हैं। और सबसे खास बात संस्कृत की ये है कि ये एक तरफ तो बहुत प्राचीनतम भाषाओं में से है जी, ऑलमोस्ट इसका हिस्ट्री 5000 साल पुराना है, और नवीनतम समय में जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कहा जाता है कि संस्कृत इतना साइंटिफिक है, इसका ग्रामर, कि एल्गोरिथम संस्कृत में क्रिएट किया जा सकता है। और साइंटिस्ट ने पाया है कि एल्गोरिथम में संस्कृत भाषा का उपयोग, और ख़ास करके अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, इसमें संस्कृत को बहुत ही सूटेबल माना गया है। तो ये सब बातें जो है संस्कृत में अप्लाई करती हैं, लेकिन इसके प्लस इसमें ऐसा भी है, संस्कृत की सबसे बड़ी खूबी जो ये है कि इसमें सूत्र की तरह काम होता है जी। एकमात्र सूत्र होगा और उससे कई कॉन्सेप्ट एक साथ डिस्क्राइब हो जाते हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, अभी आपने सुना होगा G20 में ये हमारा मोटो, और ये जो पूरी धरती एक कुटुंब है, एक परिवार है। तो ये धरती में मानव जाति ही नहीं, जो पशु पक्षी हैं, वनस्पति हैं, सबको एक साथ जोड़ के ये एक इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी तरह से वसुधैव कुटुंबकम में इसको इंगित किया गया है। तो ऐसे ही जैसे हमारी ही सर्विस में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में हमारा मोटो है योगः कर्मसु कौशलम। अब ये जो है इसमें हर एक चीज़ एक साथ डिस्क्राइब कर दिया गया है कि एफिशिएंसी, कौशलम हुआ एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो है, जो वर्क में अगर एफिशिएंसी रहे तब योग होता है, और तब आप डिलीवर कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट लेसन होता है अपनी सर्विस में। और जैसे और भी कई तरह के हैं, अभी एक भारत महान भारत, ये सब जो प्रधानमंत्री जी ने 2015 में ही इसको, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है एक साथ कई परिभाषाओं को इंगित करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होती है, इसीलिए होती है क्योंकि विविधता वाले इस देश में जो भारतीय संविधान है वो जोड़ता है देश को, उसको भाषाओं की दृष्टि से भी जोड़ता है और सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से भी भारत को जोड़ता है। और जब हम सांस्कृतिक दृष्टि से बात करते हैं तो संस्कृति में अनुवाद संविधान का और भारत की शास्त्रीय भाषाई विरासत का अगर मैं कहूँ तो ये एक उत्सव है। आप कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत बड़ा अवसर है। मैथिली के बारे में मैं कहना चाहूँगा जी। मैथिली पर एनडीए सरकार का खास ध्यान रहता है। मिथिला एक रीजन है जो 1934 के बाढ़ आई थी कोसी में, तो उसे 2 भागों में बट गया था, 2 भागों में, और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए 300 किलोमीटर का यात्रा करनी पड़ती थी। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पर रेल खंड से उसको जोड़ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसको सड़क वाले पुल से जोड़ा था। तो 2 क्षेत्रों को जोड़ने में, कोसी को नज़दीक लाने में अटल जी की भी सरकार ने काम किया और मोदी जी की भी सरकार ने काम किया। अभी भाषा के रूप में भी जो मैथिली है, जिसको 3 से 4 करोड़ लोग बोलते हैं, ये नेपाल की दूसरी राजभाषा है। हमारे यहाँ अष्टम सूची में तो है ही,
नेपाल में भी ये बोली जाती है। तो मैथिली को जो स्थान दिया गया, ये दोनों ही काम, चाहे भाषा का हो या क्षेत्र का हो जुड़ाव का, ये दोनों काम जो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, इसी ने किया है। तो ये तो सरकार धन्यवाद की पात्र है कि ऐसे महत्वपूर्ण भाषा को इसने अष्टम सूची में पहले लाया और अब उसमें संविधान भी अनुवाद कर दिया है। तो इसे संविधान की जानकारी सर्वसाधारण को भी हो सकेगी जी। अपनी भाषा में समझने का। यही तो है त्रिभाषा फार्मूला। जो त्रिभाषा फार्मूला है, इसी को मूर्त रूप दिया गया है। तो इसमें हमारे 4 करोड़ लोग जो हैं उसको पढ़ सकेंगे संविधान और अच्छे से हृदयंगम कर सकेंगे जी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी को इन्होंने एक संविधान जैसा महत्वपूर्ण दस्तावेज उनकी भाषा में उपलब्ध कराया। जी नीतीश जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अपने संविधान के बारे में, क्योंकि हमारा संविधान अधिकारों की बात करता है तो कर्तव्य की भी बात करता है कि एक आम नागरिक के अधिकार क्या हैं और उसके कर्तव्य क्या हैं। बहुत महत्वपूर्ण है हमारा संविधान, लोकतंत्र का पवित्र ग्रंथ है। राष्ट्रपति जी ने कहा आम आदमी संविधान को समझे, जाने, जागरूक हो। इस दृष्टि से जो भाषाओं में संविधान का अनुवाद है, इस पहलू को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं जी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 349 में कहा गया है कि संविधान इस बात का प्रयास करेगा, क्योंकि भारत एक बहुआयामी देश है, मल्टी कल्चरल एंड मल्टी एथनिक, और उसमें ये बात ज़रूरी है कि भाषाओं को संभाल के रखा जाए। और संविधान ने डीपीएसपी में ये सरकार के लिए इंगित किया है कि सरकार को प्रयास करने होंगे कि भाषाओं की रक्षा की जाए जिसमें कम। और ये तो जैसे डॉक्टर भीम सिंह ने कहा कि मैथिली भाषा तो काफ़ी सब्सटैंटिव 4 करोड़ लोगों द्वारा ये तिरहुत रीजन पहले हुआ करता था, तो ऑलमोस्ट नॉर्थ बिहार पूरा का पूरा मिथिला रीजन माना जाता था। और इसका बहुत महत्वपूर्ण ऐसे जैसे एग्रीकल्चरली इसमें ये तो नदियों पर ही बेस्ड था, इसकी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है, इसका साहित्य भी बहुत ही पुराना है। और पुराने समय में प्रागैतिहासिक काल में कपिल मुनि थे और ये सब थे, वो भी मिथिला रीजन से आते थे। और आपको याद होगा कि डॉक्टर ये शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, तो उनका जो विवाद हुआ था डॉक्टर मंडन मिश्र और भारती मिश्रा, डॉक्टर नहीं, उस समय डॉक्टरेट तो था नहीं जी। तो उनको उस समय मिथिला रीजन में जो महिलाओं का शिक्षा इतना ही ज़्यादा डेवलप था कि जब मंडन मिश्र जी हार गए उनसे, तो उनकी पत्नी ने ये भार संभाला और उनको फिर उनसे फिर शास्त्रार्थ किया और उनको हार मानना पड़ा शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य को। उसके बाद वो फिर हर एक चीज़ कंसल्ट करके आए और फिर उन्होंने ये किया, शास्त्रार्थ किया, उसके बाद जीते। तो ये पहले का जो इतिहास है भारत का कि इसमें संस्कृति को, भाषा को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता था और उससे ही भारत की प्रगति हुई। और ये सही में दुख की बात है कि 12th सेंचुरी से जब से ये हुआ तो सबसे पहले जो प्रहार है वो भाषा पर ही हुआ। लाइब्रेरी जलाए गए और बुक्स जलाए गए और भाषा के साथ जैसे हमारा जो और भी चीज़ था तो उससे ये हुआ, ये कहा जाता है कि इफ़ द हिस्ट्री इज़ डिस्ट्रॉयड और डिस्टॉर्टेड देन फुल सिविलाइजेशन इज़ लॉस्ट। तो ये जो है उनके पास तो ये ज्ञान था कि नहीं पता नहीं, लेकिन इन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी कोशिश की, पुरजोर कोशिश की। और इसमें संस्कृत भाषा ऐसी है जिसने हमें संभाल के रखा, क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति तो संस्कृत भाषा में ही है। जैसा डॉक्टर भीम सिंह ने भी ऑब्जर्व किया कि हमारे मंदिरों में, चाहे साउथ में केरला में हम जाएँ या नॉर्थ में जाएं, कश्मीर में जाएं, सब जगह संस्कृत में ही वहाँ होती है। एक रुद्री है, रुद्र पाठ होता है, वो आप किसी भी मंदिर में जाएं तो सब जगह उसमें पूजा होता है। तो कहीं के भी लोग जाएं, चाहे तमिल आएँ, केरला से आए या बिहार से आए, यूपी से आए, वो जानते हैं, इस चीज़ को समझते हैं और वो कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम संस्कृत भाषा को सीखें, क्योंकि ये हमारी जड़ है।
जी, हमारी सभ्यता और संस्कृति की जड़ है। तो हम जो भाषा बोलते हैं उसकी जननी है, तो इसको जानना जरूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही अच्छा कदम है कि संविधान का भाषांतरण किया गया संस्कृत में और मैथिली में। तो इससे लोगों में बहुत ही उत्साह जगेगा इसको और जानने का। एक चीज़ मैं निखिलेश जी में जोड़ना चाहूँगा, जो आस्तिक दर्शन हमारे हैं जी, आस्तिक दर्शन, भारत विश्व गुरु बना था तो दर्शन के मामले में भी उसका बड़ा योगदान था। तो हमारे 6 दर्शन हैं आस्तिक दर्शन। 6 आस्तिक दर्शन में 2 दर्शन मिथिला क्षेत्र में पैदा हुए हैं। न्याय दर्शन और हाँ, कपिल जी ने, जिसका कपिल जी का जिक्र इन्होंने किया था, तो न्याय दर्शन मिथिला का है जी। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि वैशेषिक दर्शन भी मिथिला ने ही दिया। और वैशेषिक दर्शन क्या है? पदार्थ के बारे में, जिस फिजिक्स को आप जानते हैं, फिजिक्स जिसमें मटेरियल का स्टडी होता है, आज से हजारों साल पहले वैशेषिक दर्शन में हमारा वो ऑलरेडी वर्णित है जी। तो विश्व गुरु जो बना है भारत, हमारा दर्शन का, गणित का, खगोल शास्त्र का, ये सारी विद्याओं का बड़ा योगदान है और ये सारे संस्कृत में है। और मैं मिथिला से भी जोड़ देता हूँ कि उसके जो 2 दर्शन हैं हमारे, 2 दर्शनों का जन्म मिथिला में हुआ जी, मिथिला में हुआ। डॉक्टर ऐसे तो जो नास्तिक दर्शन भी हैं जी, नास्तिक दर्शन भी जैसे जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं और चारवाक हैं। ये तीनों दर्शन भी बिहार में ही, मतलब बिहार में ही पैदा हुए जी। कपिल जी का तो नाम हो ही गया। अब जैसे गौतम बुद्ध जी का, भगवान बुद्ध का नाम लें तो बुद्ध भी जन्म स्थान पर उनका मिथिला ही क्षेत्र है जी, मिथिला क्षेत्र। और उन्होंने मगध में जाकर के ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने अपना बौद्ध दर्शन दिया। तो 3 दर्शन के क्षेत्र में अपना जो है बिहार, और बिहार में भी खास तौर पर मिथिला का बड़ा योगदान है और उसी से मैथिली जुड़ी हुई है जी। अगर बात संस्कृति और इतिहास की जाए तो मिथिला का और मैथिली भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे साहित्य में भी, हमारे ग्रंथों में भी। लेकिन डॉक्टर भीम सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा आप दोनों से, क्योंकि हम बात अपने संविधान की 75 वर्षों की यात्रा की कर रहे हैं, जिस संविधान के जरिए हमारा देश आगे बढ़ा, आर्थिक सामाजिक दृष्टि से मजबूत हुआ। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं, ठीक है, भारत ने लंबा गुलामी का दौर देखा, मैथिली और संस्कृत दोनों भाषाएं इस देश की एक तरह से आधार हैं, पहचान है, इतिहास में उनका आधार हमें देखने को लंबे अरसे से मिलता है। चूक कहां पर हुई? क्या आप इसे मानते हैं? क्या जनमानस कटा या सरकारों ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया? 2004 के आसपास अटल जी ने मैथिली को दर्जा दिया, मान्यता दी, 8वीं सूची में शामिल किया गया। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को भाषा की दृष्टि से? देखिए, जनमानस नहीं कटा है जी। जनमानस अगर कटता तो ये भाषाएं लुप्त हो जाती जी। ये जनमानस ही है जिसने संस्कृत को भी और बहुत हद तक मैथिली को भी, जी, संस्कृत जैसा बड़ा आयाम मैथिली का नहीं है, लेकिन दोनों ही भाषाओं को जनता ने ही अपना कर रखा। तो क्या सरकारों से चूक हो गई? बिल्कुल, सरकार भी इस बीच कई आई हैं जी। जैसे ही हर्षवर्धन का पतन हो गया हमारे प्राचीन इतिहास में, उसके बाद कुछ दिन तक ट्रांजिट पीरियड रहा, और जब सल्तनत काल आया, जब यहाँ से तुर्कों ने हमला किया, पठानों ने हमला किया, तो उनके जो शासन आए तो राजा की भाषा, राजतंत्र की भाषा फारसी हो गई। तो जब फारसी हो गई तो फारसी लोग पढ़ने लगे। तो जब राज आश्रय नहीं मिलेगा, राज आश्रय, जब नौकरी से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो जाता है तो लोग उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सल्तनत काल से लेकर मुगलों तक ने हमारी भाषा और भाषा को दबाने का काम किया, जिससे हमारी संस्कृति भी दबी। अंग्रेज़ों ने भी वही किया। अंग्रेज़ों ने तो अपना उद्देश्य ही रखा मैकाले ने कि हम अपनी भाषा पढ़ाएंगे और क्लर्क पैदा करेंगे। उनको क्लर्क चाहिए था, ऊपर से तो ICS लोग ले आते थे, लेकिन यहाँ कुछ सचिवालय में काम करने के लिए उनको चाहिए था। तो हमारी संस्कृति को उन्होंने मिटने दिया। और बाद में जो आज़ादी के बाद सरकार आई, मैं बहुत पार्टी लाइन पर यहाँ बात नहीं करूँगा, लेकिन उस सरकार के जो नेतृत्व करता थे उनका भी वेस्टर्न माइंड था, कम्युनिस्ट माइंड था,
इसलिए संस्कृति से हमारी ओर उनका लगाव नहीं रहा और वो भी उसी धारा में चलते रह गए। और उस समय रसिया का दुनिया में जोर था तो उससे भी प्रभावित हो गए। तो हर दृष्टिकोण से अभी देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है और कितना बड़ा दुख है कि जो भाषाओं की जननी है संस्कृत जी, उसका अनुवाद सबसे अंत में हो रहा है। पहले हो चुका जी, पहले कई 1 2 3 4 5 6 7 8 कई भाषाओं का अनुवाद हो गया और संस्कृत का आपने ही कहा कि अंतिम तौर पर ये हो रहा है जी। तो ये कितना दुखद है। राजाश्रय के अभाव में तो आधुनिक समय में भी चाहिए कि सरकार को संस्कृत को बढ़ावा दे, इसकी शिक्षा को अनिवार्य करने की जरूरत है। +2 तक तो अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। क्लास 4 से लेके जब वर्ग कक्षा 4 जी, कक्षा 4 से लेके 12 तक इसको अनिवार्य किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर भीम सिंह जी, संस्कृत का तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार आज़ादी के बाद हुआ, लेकिन अगर मैं मैथिल की बात करूं निखिलेश जी, अगर देखा जाए तो 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में 8वीं सूची में उसको शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे कई बार मंचों से उठाया। मैथिल का जो इतिहास रहा है, जो उसकी भव्यता रही है, दिव्यता रही है, उसका उल्लेख किया अलग अलग मंचों से। बिहार में ये बोली काफ़ी बोली जाती है, नेपाल का जिक्र किया डॉक्टर भीम सिंह जी ने, और भी बड़े इलाके में बोली जाती है। लेकिन उस भाषा को संविधान के जरिए, अनुवाद के जरिए मान्यता मिले, आम लोगों की भाषा को, भारतीय भाषाओं को आवाज़ मिले, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? कोई 75 साल का जो हमारा सफ़र है संविधान का, आगे की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? क्या फ़ायदा होगा इससे? इससे फ़ायदा तो बहुत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन है बिहार का, ऑलमोस्ट 50% कह सकते हैं, जो कि मिथिला क्षेत्र है। और वहाँ जो एग्रीकल्चर है, नदियाँ हैं, बहुत ही विकसित है। इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली उतना ग्रो नहीं किया, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात भाषा है। तो ये मिथिला भाषा को अगर इसका उत्थान होगा तो पूरे प्रांत का ही उत्थान होगा इससे। और लिटरेचर से संस्कृति जुड़ी हुई है, ये बात तो है। एक बात उठी थी संस्कृत के बारे में, इसमें एक मेरे पास डेटा है, मैं देख रहा था कि श्रीमद् भागवत गीता है, उसका दुनिया के 82 लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हुआ है और वो संस्कृत में ही है। उसमें 82 में से 65 लैंग्वेजेस फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। तो ये बात कहना गलत होगा कि संस्कृत भाषा पुरानी है और आउटडेटेड है, इसलिए कि अभी तो उस पर पूरा ध्यान केंद्रित हो गया। साइंटिस्ट का, नासा का, सबका ध्यान संस्कृत पर है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत को माना जा रहा है। तो इसलिए सरकार का ये पहल जो है, ये ऐसे भी थोड़ा देर इसलिए हो गया कि इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, इसका एल्गोरिथम सूट करता है इसमें मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेंशन को। तो उस सब हिसाब से संस्कृत को आगे बढ़ाने की ज़रूरत भारत के इंटरेस्ट में ही है। और इसी तरह मैथिली जो है वो सेकंड, मतलब संस्कृत का जो अपभ्रंश हुआ, पाली हुआ, मैथिली ये सब उसके बाद आया। मैथिली का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ये इतनी मधुर मीठी भाषा है और इसका जैसे गुजराती के साथ और बंगाली भाषा दोनों के साथ बहुत ही सामंजस्य है मैथिली भाषा का। जी। तो ये बात इंडिकेट करता है कि भाषा जो एक देश के लिए, एक संस्कृत के लिए, क्योंकि सबकी जननी तो संस्कृत ही है, बल्कि संस्कृत के कई वर्ड्स मलयालम में भी हैं, तमिल में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत स्टैंड अलोन भाषा। अब जैसे लैटिन में माटर और पैटर है, वो मातृ और पितृ से आया है, और ऐसे ही कई शब्द हैं जो इंग्लिश में या जर्मन में संस्कृत से आए हैं। तो हमें अब साइंटिफिकली देखना होगा। भाषा एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये बहुत चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, ग्रोथ को, एक कल्चर के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमें उस तरह से देखना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत सही कदम है। और इसमें अगर मैथिली मिथिला क्षेत्र का विकास जो होगा, संविधान के आने के बाद लोग ज़्यादा क्लोजली उसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि हमारे राइट्स क्या हैं, जैसे आपने कहा ड्यूटीज़ और ये सब जानेंगे लोग, तो उस तरह से और भी काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये सब एक तरह से दबा हुआ था। जी तो ये बहुत अच्छा जी बिल्कुल। डॉक्टर भीम सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। आप राज्यसभा में आए, आपने संस्कृत भाषा में शपथ ली
और ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन देखने को मिलता है। आप जैसे लोग शपथ लेते हैं भारतीय भाषाओं में, अलग अलग भारतीय भाषाओं में, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि बात हम जब संसद की, संविधान की करते हैं, तो जनप्रतिनिधि की जो भूमिका है और जो भारतीय भाषाएं हैं, क्योंकि जनता से जो संवाद है जनप्रतिनिधि के रूप में, आप कैसे देखते हैं एक जनप्रतिनिधि की भूमिका को भाषाओं के विकास में? देखिए, संस्कृत में जो मैंने शपथ लिया जी, वो हमारे दिल की पुकार थी। राज्यसभा में आना अपनी उपलब्धि होती है, देश के बहुतेरे लोगों की इच्छा होती है कि राज्यसभा जैसे सदन में जाएं, तो मैं आया तो ईश्वर की कृपा मानता हूं। और ऐसे अवसर पर लोग अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, शपथ लेते हैं। जी, मैं भी चाहता तो हिंदी में ले सकता था, हिंदी बेल्ट का हो, लेकिन मैंने सोचा कि संस्कृत तो हिंदी की भी माँ है। और मैं जब पढ़ रहा था उसी समय से संस्कृत के श्लोक मुझे याद करने में बहुत आसानी होती थी। और संस्कृत में पंचतंत्र की कहानियाँ, हितोपदेश की कहानियाँ सब अच्छे लगते थे। और मैं मैट्रिक बोर्ड में 100 में 98 मार्क्स हमको संस्कृत में आया। तो मैंने सोचा कि यही अवसर है जब संस्कृत को मैं प्रणाम करूँगा, तो इसीलिए मैंने संस्कृत में लिया था। जी, और यहाँ तो जो सदन है जी, ये तो पूरा भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जी, यहाँ लोग अनेक भाषा भाषी हैं। जी, तो इससे भाषाई एकता भी बढ़ती है, जहाँ ट्रांसलेशन की सुविधा है। और हमारा संविधान भी संस्कृति की और जो भाषा का है वो एक संदेश देता है, किस तरह भारत की एकता, अखंडता, विविधता के साथ भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाती है। ये हमारा संविधान ही संदेश देता है। डॉक्टर भीम सिंह जी, निखिलेश जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।